बुक बैठक श्रृंखला के 10वीं बैठक में आप सब लोग का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेखक प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी हम लोग के साथ हैं, जो अपनी किताब अंग्रेजी राज और हिंदी की प्रतिबंधित पत्रकारिता पर बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद गौरव जी। सर, शुरुआत इस बात से करेंगे कि आप पत्रकारिता को कैसे परिभाषित करते हैं और इसकी ज़रूरत है क्यों? दरअसल पत्रकारिता को तो अनेक तरह से परिभाषित किया गया है और बहुत परिभाषाएं दी गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि दरअसल पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास है, और जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास का तात्पर्य ये है कि वो सत्य और तथ्य पर आधारित है। तथ्य और सत्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें कल्पना का कोई योग नहीं होता। अगर उसको साहित्य से हम अलग करना चाहें तो पत्रकारिता के लिए तथ्य जरूरी है और सत्य जरूरी है, और वही पत्रिका हमारे लिए दरअसल मायने रखती है, और वही पत्रिका आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी याद की जाती रही है। आज की पत्रकारिता के संदर्भ में अगर उसको हम अंतर करना चाहें तो आज की पत्रकारिता मिशन से मुनाफे तक की यात्रा की। इसकी ज़रूरत क्यों है पत्रकारिता की? पत्रकारिता की ज़रूरत तो भावों की अभिव्यक्ति, हमारे समाज में जो भी समाज, राजनीति और साहित्य, कला, संस्कृति के जितने रूप हैं उनको लोगों तक, समाज तक पहुंचाने का एक माध्यम है पत्रकारिता। दरअसल शुरुआत जो इसकी हुई वो एक प्रिंट रूप में हुई और छापे खाने के रूप में हुई, मगर उसके पहले भी अगर पत्रकारिता को हम देखना चाहें तो एक सिलसिला हमको मिलता है। वो सिलसिला हमें मध्यकाल से पहले, आदिकाल से भी अगर देखें तो कई रूप उसके हमारे पास मौजूद। लोगों तक पहुंचना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, वो चाहे डुगडुगी बजा के हो, लोगों को एकत्र करके हो, या प्रस्तर रूप में अंकित करके जगह जगह उनको डिस्प्ले करने की बात रही हो, जिसको मौर्य काल में, अशोक के काल में हम देख सकते हैं। मुगल काल में, मध्यकाल में हम देखते हैं तो वाकिया नवीस नाम का एक व्यक्ति होता था जो समाचारों को इकट्ठा करता था और लोगों तक पहुंचाता था। हर दौर में दरअसल अपनी बात को या समाज के भी पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम हमारे पास रहा है, और जिस पत्रकारिता को हम जल्दबाजी में लिखा हुआ इतिहास कह रहे हैं वो पत्रकारिता आधुनिक काल की पत्रकारिता है। वो पत्रकारिता छापाखाना आने की बात की पत्रकारिता है, प्रिंटिंग प्रेस के आने की बात की पत्रिका है। और हम जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस हिंदुस्तान में जहांगीर के समय आया, और लगभग उस समय आया 16वीं सदी में, और वो गोवा के आसपास आया। उसकी पूरी यात्रा अगर हम मुद्रण कला की देखें तो वो गोवा से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ वो केरल पहुंचता है, केरल से मद्रास होते हुए वो कलकत्ता आता है। कलकत्ता में एक तरह से पत्रकारिता की भूमि हम कहते हैं, और फिर वर्नाकुलर लैंग्वेजेज के माध्यम से वो हिंदुस्तान के अंदरूनी हिस्सों में आता है और धीरे धीरे वो विस्तारित होता है। ये एक पूरी प्रक्रिया रही है आज़ादी के आंदोलन के दौर में। उसके बाद फिर सेंटर बने हैं, जिसमें कलकत्ता अपने आप में बहुत बड़ा उसका केंद्र था। इसके बाद हम पटना देखते हैं, बनारस देखते हैं, इलाहाबाद है, लखनऊ है, दिल्ली है, लाहौर है। इस तरह से बहुत सारे सेंटर हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और वो सेंटर लगातार पत्रकारिता को विकसित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और पत्रकारिता को प्रतिरोध की भूमिका में वो ले आते हैं। हिंदी पत्रकारिता कब शुरू हुई और शुरुआती दौर में इसका स्वरूप क्या था? किस तरह की खबरें छपती थी? कौन लोग थे जो इनको चला रहे थे? उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, हिंदी पत्रकारिता की बात करने के पहले छोटी सी बात मैं ऑगस्टस हिक्की के बारे में करना चाहता हूँ। दरअसल पत्रकारिता की शुरुआत हिंदुस्तान में अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी में और अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई, और जब मैं ये कह रहा हूँ तो उसके पृष्ठभूमि में ऑगस्टस हिक्की हैं। ऑगस्टस हिक्की दरअसल एक अंग्रेज अधिकारी थे, और हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए एक अनुमति मिली थी, और वो धीरे धीरे विस्तारित हो रही। मगर जो कंपनी के लोग थे उन्हीं में से कुछ ऑफिसर्स थे जो कंपनी के लाभ को दरकिनार करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करने लग रहे थे, और सबसे पहले नजर ऑगस्टस हिक्की की पड़ती। ऑगस्टस हिक्की उस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं और उन ऑफिसियर्स को सामने लाते हैं जो कंपनी को घाटा लगाकर और कंपनी में बाहर जाके मुनाफा कमा रहे थे या
व्यापार कर रहे थे। तो दरअसल एक तरह से पत्रकारिता का उद्भव ही भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत चीजों के खिलाफ और एक अंग्रेज द्वारा होता है। और बाद में आप जानते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी में पत्र निकाला, इक्की गजट, और उनको जब पाबंदी लगाई गई तो माने नहीं। बाद में जो पोस्टल उनकी सुविधाएं दी गई थी भेजने की उस पत्र को, वो बंद कर दी गई, जेल में डाला गया। और जब जेल के अंदर से भी उन्होंने पत्र निकाल दिया तो फिर उनको वापस पानी के जहाज में बैठा करके वापस उनके देश, उनके वतन भेज दिया गया। तो एक प्रतिरोध की भूमिका में ही पत्रकारिता की शुरुआत होती है। हिंदी का जहां तक सवाल है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड को कहा जाता है। उदंत मार्तंड ने कहा था कि हिंदुस्तानियों के हित के लिए ये पत्र निकाला जा रहा है। और हिंदुस्तानियों के हित के लिए जब बात हो रही तो दरअसल उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, क्योंकि एक सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि हमें मिली हुई थी और सामाजिक आंदोलन शुरू हो रहे थे, अनेक संस्थाएं बन रही थी, बहुत सारे हमारे समाज में जो कुरीतियां थी, विडंबनाएं थी, विरूपताएं थी, उनके खिलाफ, चाहे वो बाल विवाह का विरोध हो, विधवा के पुनर्विवाह की बात हो, या आप कहें कि सती प्रथा का विरोध हो, या मूर्ति पूजा का हो, बहुत सारे समाज बनते हैं, संगठन बनते हैं और धीरे धीरे वो एक जागरूकता के लिए एक माध्यम तलाशते हैं। और माध्यम की जरूरत थी तो अंग्रेजी में, बांग्ला में पत्र पहले आए और हिंदी में बाद में आए। और उदंत मार्तंड से माना जाता है, जो कि अपनी आर्थिक दिक्कतों की वजह से और बहुत कम समय में वो समाप्त हो गया, बंद हो गया और वो आगे नहीं चल पड़ा। तो इस तरह से उसकी शुरुआत होती है हिंदी पत्रकारिता से। आगे चल के वो अनेक पत्र निकलते हैं और फिर हिंदी पट्टी जिसे हम कहते हैं, वो बनारस है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, दिल्ली है, यहाँ से। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ हिंदी ही नहीं, दूसरी जो लैंग्वेजेस थी हमारी, जो लोक भाषाएं थी, उनमें भी पत्र ये निकल रहे थे और लगातार पत्र आ रहे थे। वो उर्दू में बड़ी संख्या है, हिंदी में तो है ही, उर्दू की बड़ी संख्या है और इन दोनों भाषाओं में पत्र निकलना शुरू हुए। किस तरीके की, किस पृष्ठभूमि के लोग लिख रहे थे उन पत्र पत्रिकाओं में, और जो खबरें रहती थी या जो समाचार रहते थे या जो जानकारी रहती थी, वो किस तरीके की रहती थी इन शुरुआती दौर में इन पत्र पत्रिकाओं में? देखिए, एक संगठन जो एक राजनीतिक संगठन था और जिसमें ज्यादातर लोग जुड़े हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाती है। और बनारस के हवाले से अगर बात करें, हम यही बैठे हैं, तो बनारस में ही वो सभा हुई थी जो गांधी की सभा थी, और जिसमें एनी बेसेंट जी थी, दरभंगा के राजा थे और बहुत सारे रजवाड़े के लोग आए हुए थे। उसका स्वरूप अगर हम देखें, उसकी पहली तस्वीर अगर हम देखें 1885 की, तो उसमें ज्यादातर रजवाड़े हैं। और वो रजवाड़े जिस तरह से बैठे थे और गांधी ने जिस तरह से बातचीत की और जिस लहजे में बातचीत की, तो वो सभा पूरी उखड़ गई थी। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे समाज की स्वाधीनता आंदोलन की जो अगुवाई थी, ये वो वर्ग पहले कर रहा था जो रजवाड़ों से आता था, जो पढ़े लिखे थे और जिनके अंग्रेजों से रिश्ते लगभग बन गए थे। पहली बात तो ये आई। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो नायक हमारे बने इनकी जगह, जो बाहर से पढ़ के आए थे और जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी और समाज को समझने की एक दृष्टि लेकर के आए, धीरे धीरे वो लोग नायक बनते हैं। उसमें 20वीं सदी में आकर के हम देखते हैं कि गांधी आते हैं, उसके पहले तिलक है, 1920 तक तिलक स्वयं पत्रिकाएं निकालते थे। गांधी के पास कई पत्रिकाएं निकलती थी। भगत सिंह का नाम लें तो भगत सिंह स्वयं कई अखबारों से जुड़े हुए थे, पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के यहाँ कानपुर में प्रताप दफ्तर में उनका आना जाना था। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था और जिसके पास भी एक राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव था और वो कुछ कहना चाहता था, यानी आर्थिक लूट के जितने भी तरीके थे अंग्रेजों के, उस पर लिखा जा रहा था। और उस लिखे हुए के वो लेख के रूप में था, कविताओं के रूप में था, व्यंग्य के रूप में था, कार्टून के रूप में था, अनेक माध्यम पत्रिकाओं में वो आ रहे थे। और पत्रिकाओं की भी जरूरत थी कि ऐसे रचनाकारों से हम लिखवाएं जो हमारे आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाएं, एक राष्ट्रीय चेतना को पैदा करें, जिससे कि, और वो धीरे धीरे विस्तारित होता है। आप देखिए कि 20वीं सदी में छायावाद के संदर्भ में मैं हिंदी का एक हवाला देना चाहूंगा, हिंदी का विद्यार्थी हूं, कि आचार्य शुक्ल अपने तृतीय उत्थान में दो महत्वपूर्ण बातें करते हैं।
वो कहते हैं कि एक तो स्वाधीनता आंदोलन धीरे धीरे गांव की तरफ जा रहा था और गांव में विस्तारित हो रहा था, एक ये कहते हैं। और जब ये कह रहे हैं तो खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन हमें ध्यान रखना चाहिए गांधी के संदर्भ में। यानी हमारा आंदोलन किसानों तक पहुंच रहा है, आमजन तक पहुंच रहा है, मजदूरों तक पहुंच रहा है। दूसरी बात, आचार्य शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन दुनिया में या दुनिया के तमाम मुल्कों में उपनिवेशवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलनों से जुड़ रहा था। यानी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गुलामी का भाव था, जो आजादी के लिए हमारी आकांक्षा थी, उन आकांक्षाओं से भी हम जुड़ रहे थे। इस तरह से पत्रकारिता दरअसल साम्राज्यवाद और सामंतवाद दोनों के विरोध में खड़ी थी हिंदी पत्रकारिता, और दोनों का विरोध कर रही थी और धीरे धीरे विस्तारित हो रही थी। हम इसको जब 1930 के बाद देखते हैं तो पत्रकारिता बहुत बदल जाती है। 30 के बाद गांधी ही नहीं बदलते, हिंदी पत्रकारिता भी बदलती है। और उस बदलने के अनेक प्रभाव हैं कि जब क्रांतिकारी आंदोलन को ज्यादा दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, तो बहुत सारी हिंदी की पत्रिकाएं भूमिगत हो जाती हैं। मैं बनारस के 2 पत्रों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनको हम प्राप्त नहीं कर सके। एक पत्रिका है शंखनाद, जो यहां से निकलती थी, और शंखनाद पत्रिका साइक्लोस्टाइल पत्रिका थी, और लगभग 1932 और 33 के सारे अंक उनके प्रतिबंधित हो गए, जब्त कर लिए गए, प्रतिबंधित हो गए, और वो भूमिगत होकर के वो निकालते। तो 30 के बाद की जो पत्रकारिता है उसका एक चरित्र ये भी है, हमारे सामने आता है कि बहुत सारी पत्रिकाएं जो प्रिंट रूप में, खुले रूप में आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे प्रेस अधिनियम आ गए थे। आप देखें तो 1799 में पहला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिसके तहत ये शर्त रखी जाती है कि आप जो सामग्री प्रेस में ले जाएंगे या छापेंगे, सबसे पहले अंग्रेज के एक सचिव नियुक्त थे, उनके पास आपको दिखाना होगा। इसके अलावा दूसरा नियम उन्होंने बनाया था कि आपका जो छापा खाना जहां लगा है, उस छापे खाने का पूरा पता, और पता ही नहीं, उसका मैप, पूरा नक्शा भी आपको बना करके जमा करना होता था। यानी अंग्रेज अधिकारियों को अगर छापा मारना है तो आपके उस स्थान तक वो पहुंच सके। ये 1799 की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी यहाँ पे। हाँ, नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद तो विक्टोरिया का शासन आ गया 1858 में, आप जानते हैं। बट ये 1799 की बात है। हाँ, 1799 की बात है, क्योंकि अंग्रेजों के दिमाग में एक बात ये थी कि वो शब्दों की ताकत को समझते थे, शब्द की सत्ता को समझते थे, और यूरोप में उस पूरे आंदोलन को देख कर आए थे कि उपनिवेशवाद के खिलाफ, क्योंकि कहा जाता था कि उसका सूरज नहीं डूबता है, साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का। तो उस हिसाब से वो यूरोप में इस बात को देख करके आए थे कि शब्द क्या ताकत है और वो क्या कर सकता है। इसलिए बहुत सचेत थे, अपने शुरुआती दौर से बहुत सचेत थे। मैं 1857-58 के एक पत्र का जिक्र करना चाहूंगा, जो कि उर्दू में निकला, हिंदुस्तानी में निकला, पयामे आजादी। पयामे आजादी दिल्ली में, और उसमें बेदार बख्त थे, नाना साहब थे। इन लोगों ने सम्मिलित रूप से ये तय किया था कि 1857 की जो चेतना है वो चेतना लोगों तक जानी चाहिए, और इसके लिए कोई हमारे पास पत्र होना चाहिए। वो पत्र निकाला गया और पयामे आजादी की प्रतियां खोज खोज कर जलाई गई, और यही नहीं हुआ, उसके मुद्रक, प्रकाशक और संपादक को फांसी दी गई। और इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस पाठक के पास, मैं समझता हूं दुनिया में पत्रकारिता में ये एकमात्र उदाहरण है कि जिस पाठक के पास पयामे आजादी की प्रति पाई गई, उसको भी फांसी पर चढ़ा दिया। और उर्दू की जो पत्रकारिता है उसको अगर हम देखें तो हिंदी से वो कम समृद्ध नहीं है, वो कम प्रतिबंधित नहीं हुई है, वो कम जब्त नहीं हुई है, उस पर जो जुर्म हुए हैं, जेल जब्ती जुर्माने के, वो कम नहीं हुए हैं। तो ये सिर्फ हिंदी का सवाल नहीं है, ये सारी भारतीय भाषाओं में। और मैं समझता हूं कि जब हिंदी के प्रतिबंधित साहित्य पर या पत्रकारिता पर बात हो रही है तो ये सवाल सिर्फ पत्रिकाओं के प्रतिबंधन का नहीं है, ये प्रत्येक विधा में प्रतिबंधन हुआ है, जिसमें कहानी है, उपन्यास हैं, कार्टून हैं, पंपलेट्स हैं, चुटकुले हैं, ये सारे प्रतिबंधित हुए हैं, और इसकी बड़ी मात्रा है। इसके साथ मैं ये कह दूं कि लगभग प्रतिबंधन का जो साहित्य है
जो हिंदी में है और दूसरी भाषाओं में है, उसका सिर्फ 20% हमारे आर्काइव में उपलब्ध है। 80% लगभग अंग्रेज अपने साथ बक्सों में ले जा चुके हैं और वो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में। अब सवाल ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि दरअसल जो अंग्रेजों के खिलाफ साहित्य था, ये पत्रिकाएं थी, ये लिटरेचर था, जो भी था, उसको अंग्रेजों को ले जाने में क्या दिलचस्पी थी, वो क्यों ले गए जी? तो वो अगर यहां रह जाता तो निश्चित तौर पर उसको हमारे आर्काइव में होना चाहिए था और उसमें पढ़ते लोग रिसर्च करते। उनका दो मकसद था। एक मकसद तो ये था कि हम आगे चलकर ये देखना चाहेंगे कि जब हम उपनिवेश या साम्राज्यवादी शासन में थे तो किस तरह से अभिव्यक्तियां हमारे खिलाफ लोगों की हो रही थी, और ये आगे भी साम्राज्यवाद के स्वरूप को, उसको देखने को, उसके प्रतिरोध को देखने को लिए भी एक रिसर्च के लिए वो ले गए। और उसमें बहुत सचेत थे क्योंकि वो जानते थे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसको हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि वो धीरे धीरे चीजें आ रही हैं और कुछ पुस्तकें आई हैं। अभी लगभग ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन से मेरा अनुमान है कि 2 लाख पृष्ठ विभिन्न संस्थाओं ने और विभिन्न रिसर्चर वो ले आए। दिलचस्प ये है कि जब आप वहां से कोई कागज प्राप्त करते हैं, जाते हैं, तो वो निःशुल्क आपको प्राप्त होता है। तो उस दौर में तो हम लोग के देश में साक्षरता दर बहुत कम थी, तो कौन वो लोग थे जो पढ़ रहे थे, मतलब ये लोग पत्रिकाएं निकाल रहे थे? निश्चित तौर पर इनका ये दिलचस्प सवाल है। इस पुस्तक के अंत में हमने उन पत्रिकाओं की जो प्रतिबंधित हुई, मैं ये कह दूं कि दरअसल पत्रकारिता का इतिहास लिखा गया है, अनेक लोगों ने लिखा है और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है। ये जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिबंधित पत्रकारिता पर केंद्रित है। वो पत्रिकाएं जो अंग्रेजों के द्वारा गजट नोटिफिकेशन करके प्रतिबंधित की गई और उनको बाकायदे बैन कर दिया गया कि ये अब पब्लिक में नहीं जाएंगे। ये जो आप प्रसार की और पाठक संख्या की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक सीमित संख्या थी, क्योंकि हमारी आबादी जो थी जब हम आजाद हुए तो 32-33 करोड़ के आसपास थी, और उस हिसाब से एक पढ़ा लिखा जो तबका था, जो वर्ग था, एजुकेशन सब जगह नहीं थी, वो सुविधाएं नहीं थी, तो एक बहुत छोटा तबका था। मगर छोटे तबके में भी हम ये कह सकते हैं कि कई पत्रिकाएं ऐसी थी जो 5000 और 6000 की संख्या में प्रिंट होती थी और वो अनेक जगह जाती थी। जैसे मैं गोरखपुर के स्वदेश का जो विजयांक प्रतिबंधित हुआ उसकी चर्चा अगर करूं, तो स्वदेश से सिर्फ हिंदी पट्टी में नहीं, वो पंजाब भी पहुंचता था। और पंजाब में जब क्रांतिकारियों की रचनाएं उसमें देखी गई तो पंजाब की अंग्रेज सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया था। वो सिर्फ ये भी होता था कि एक भूगोल में, एक राज्य में भी प्रतिबंधित की जाती थी ये पत्रिकाएं कि धौलपुर स्टेट में ये पत्रिका नहीं आएगी या पंजाब स्टेट में ये पत्रिका नहीं आएगी। इस तरह का भी प्रतिबंधन लागू होता है। तो उसकी रीडरशिप थी, और रीडरशिप उसकी कलेक्टिव रीडरशिप थी। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि बुंदेलखंड केसरी नाम का एक पत्र बुंदेलखंड से निकलता था, और वहां एक रियासत है मगरौठ नाम के, जहां दीवान शत्रुघ्न सिंह हुए। दीवान शत्रुघ्न सिंह ने एक साइक्लोस्टाइल मशीन मंगा करके राम गोपाल गुप्त नाम के एक व्यक्ति को दी कि आपको बुंदेलखंड में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए एक अखबार निकालना है। ये बुंदेलखंड केसरी पूर्णतः हस्तलिखित और साइक्लोस्टाइल पत्र है। ये 1932 दिसंबर का एक अंक प्रतिबंधित हुआ है, जो नेशनल आर्काइव दिल्ली में मौजूद है, और वो हो सकता है शीघ्र ही आपके सामने आए। उस पत्र को खंडहरों में बैठ करके पहले हाथ से लिखा जाता था कलम से, फिर उसको पेस्ट करके तैयार करते थे पेज, और साइक्लोस्टाइल मशीन में चढ़ा करके उसकी प्रतियां निकालते थे। और प्रतियां निकालने के बाद उसको 2 दलित साथी, जिसके रेफरेंस मिलते हैं, रामदयाल और सुखलाल नाम के 2 व्यक्ति 20-20 मील तक उसको रातों रात पहुंचाते थे, और वो हर गांव में एक प्रति पहुंचती थी, और एक प्रति वो चौपाल में लालटेन की उजाले में रोशनी में उसको रात में पढ़ा जाता था, और गांव के बाकी लोग इकट्ठे होते थे। और ये हमीरपुर के कलेक्टर और एसपी के टेबल तक सुखलाल और रामदयाल उस पत्र को कैसे भी पहुंचा देते थे। तो ये साहस और ये भागीदारी और ये काम कि हमको इस पत्रिका को जगह जगह पहुंचाना है, तो एक कलेक्टिव रीडरशिप भी इन पत्रिकाओं की थी। और हम बहुत पुराने लोग, और यहाँ
हमारे अग्रज साथी भी बैठे हैं, जानते हैं कि बहुत सारी पत्रिकाएं गांव के किसी संपन्न घर में आया करती थी और उनके रेफरेंसेज अभी भी मिलते हैं कि हमने माधुरी फला जगह पढ़ी है, या सरस्वती पत्रिका फला जगह आती थी, या फला लाइब्रेरी में आती थी। तो खोज कर पढ़ना, उन पत्रिकाओं को देखना, उस लेखों को देखना, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन और परंपरा रही है। और पुराने रेफरेंसेज हमारे मिल जाते हैं बहुत सारे, जो ये बताते हैं कि खुद जाकर के उन पत्रिकाओं को देखना, समझना, ढूंढना, पढ़ना, और इस तरह से ये प्रसारित होते थे। अंग्रेज किस तरीके से पत्रकारिता को, या जो पत्र निकलते थे उस समय, किस तरीके से उनको प्रतिबंधित करते थे? प्रतिबंधित करने का तो देखिए 2-3 मोटो उन्होंने बना रखे थे, और उन्होंने किन पत्रिकाओं को या किस लिटरेचर और साहित्य को हम प्रतिबंधित करते थे, उसके लिए उन्होंने कुछ नियमावली बना रखी थी। पहला उनका जो नियम था वो ये था कि अगर ईसाईयत के खिलाफ कोई भी बात लिखी या कही जाती है तो उसको वो तत्काल प्रतिबंधित करते थे, क्योंकि वो मिशनरी का काम भी कर रहे थे और अपने धर्म प्रचार का भी काम कर रहे थे। तो स्वाभाविक था अपने धर्म के बारे में कोई भी बात ऐसी हो जो कटु हो, तीखी हो या खराब हो, वो नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए उनका ये नियम था कि ईसाईयत के खिलाफ अगर कोई बात है तो उसको प्रतिबंधित करिए, वो पर्चे के रूप में हो, कहानी के रूप में हो, कविता के रूप में हो, या किसी पत्रिका में कोई बात आई हो। दूसरी बात ये थी कि कोई भी जो उस समय जो हमारे देशभक्त थे, जो हमारे ऐसे लोग थे जो बलिदान कर रहे थे, उत्सर्ग कर रहे थे, तो उस उत्सर्ग करने वाले लोगों को लेकर के भी ये था कि उनकी अगर जीवनी और कोई प्रेरणा प्रसंग आता है, उस पर लेख आता है, टिप्पणी आती है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह को लेकर के आप देखिएगा कि भगत सिंह पर लिखे गए, प्रत्येक भाषा में लिखे गए अधिकतर लेख, पत्रिकाएं प्रतिबंधित हुई। उनकी एक बड़ी संख्या है। चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाक उल्लाह हो, या और भी कोई बलिदानी हो, उनके बारे में ये बात थी कि वो करते थे। दूसरी बात ये है कि आर्थिक लूट को लेकर के या उनके शोषण के किसी भी तरीके को लेकर के अगर कोई साहित्य है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की कोई लगान है, कोई ऐसी बात है जो टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, उनको लेकर के कोई लेख और कहानी है, उसको प्रतिबंधित करते थे। तो प्रतिबंधित करते कैसे थे? तरीका क्या अपना? तरीका इनका ये था कि वो उनके यहाँ बाकायदे एक चैनल था, उस चैनल के तहत मान लीजिए किसी रजवाड़े में कोई बात है तो वहां अंग्रेज रेजिडेंट होता था, वो पता करता था, फिर इसके बाद वो सचिव के पास भेजते थे, और सचिव के स्तर पर संभागीय स्तर पर जो कमिश्नरी स्तर पर जो अधिकारी होते थे। और इसकी फाइलें अगर हम देखना चाहें तो यूपी आर्काइव में एक बड़ी संख्या है इन फाइलों की। अभी मैं पिछले दिनों गया तो एक रेफरेंस मुझे मिला था कि वर्तमान नाम का एक दैनिक बनारस से प्रकाशित होता था, और लगभग उसका हर अंक प्रतिबंधित किया गया। दैनिक था, और उस समय कानपुर में एक मजदूर वर्ग बहुत बड़ा वर्ग था, जिसको वो अखबार ने उसके बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत शुरू करती थी, उसके लेख थे, संपादकीय थे। तो वर्तमान का लगभग प्रत्येक प्रतिबंधित किया गया। उसकी फाइल जब मैंने अभी यूपी आर्काइव में जाकर के देखी तो काफी बड़ी बड़ी 3-4 फाइलें हैं। उन फाइलों में नोटिंग है। वो पहले तो उस कंटेंट को वेरीफाई करते थे, अगर जानकारी मिलती थी कहीं से भी, इंटेलिजेंस से, उनके किसी भी तरह से, तो उसको वेरीफाई करते थे प्रति मंगा के, और उसको फिर वो बाकायदे नोटशीट में लिखते थे और इसके बाद अपने अधिकारी को देते थे। और उनकी जो एक कमेटी थी जो प्रतिबंधन से संबंधित थी, कई अधिकारियों की, वो तय करती थी कि इसको प्रतिबंधित करना है या नहीं करना है। और फिर इसके बाद प्रतिबंधन में गजट नोटिफिकेशन बाकायदे वो करते थे, और गजट में वो चीजें आ जाती थी कि ये पत्रिका या ये पंपलेट या ये कार्टून या ये बात ये प्रतिबंधित की जा रही है, और कहीं भी मिलेगी अगर तो उसको सजा मिलेगी। और इन पत्रिकाओं को लिखने वाले, छापने वालों के प्रति कैसा बर्ताव रहता था? बर्ताव तो मैं एक उदाहरण से आपको बताऊं कि स्वराज नाम का जो एक पत्र इलाहाबाद से निकलता था और वो उर्दू में निकलता था, उसके 8 संपादकों को लगातार जेल हुई, और उसमें से एक संपादक को काला पानी की भी सजा हुई। और अगर कहा जाता है कि स्वराज उस पत्र के 8 संपादकों की पूरी सजा को मिला दिया जाए, जो सजा हुई थी इतने साल की, तो लगभग 124 साल की सजा अंग्रेजों ने
दी थी, एक अखबार, एक स्वराज अखबार के लिए। तो उनके 3 तरीके थे। उनके पहले तो जुर्माना होता था, सबसे पहले वो करते थे। कोई अखबार है और इसमें प्रताप में, स्वदेश में, सैनिक में, बुंदेलखंड केसरी में, अलंकार में, वॉलंटियर में, नया हिंदुस्तान में, ये सब मैं प्रतिबंधित पत्रों के नाम ले रहा हूँ। इनके इतिहास में आप देखेंगे तो लगातार सबसे पहले इनको जुर्माने हुए हैं, 2000, 3000, 1000, और वो भरने होते थे। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे तो वो तो अपील निकाल देते थे कि प्रताप के लिए इतना जुर्माना है और ये जुर्माना कैसे होगा, तो वो कलेक्ट होता था कुछ लोगों से चंदे के रूप में और वो जुर्माना भरा जाता था। बगैर जुर्माना दिए, जुर्माने के लिए क्राउड फंडिंग कर रहे थे, फंडिंग करते थे, तो वो जमा करके चला सकते थे, वरना अंक नहीं निकलता था। दूसरा तरीका उनका ये था कि वो जब्ती करते थे। अगर आप नहीं मान रहे हैं और आपने जुर्माना नहीं भरा है तो आपके प्रेस को वो जब्त कर लेते थे, वो उठा लेते थे प्रेस को और जमा कर लेते थे कि आपके पास प्रेस नहीं रहेगा तो आप उसको निकाल। और अंत में ये होता था कि जब जुर्माना और जब्ती से नहीं मान रहे हैं तो फिर सीधे आपको जेल की सजा होती थी और जेल जाते थे। जैसे स्वराज का ही एक उदाहरण मैं दूं कि उसमें विज्ञापन निकलता था उस समय, और उस विज्ञापन में ये कहा जाता था कि हमको एक अदद संपादक की जरूरत है और वेतन के रूप में सूखी रोटी और एक लोटा ठंडा पानी मिलेगा और बोनस के रूप में जेल की हवा मिलेगी। इसके बावजूद भी स्वराज पत्र को 8 संपादक लगातार मिले और जेल से। तो आजादी के आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता क्या योगदान दे रही थी? देखिए, जहां तक हिंदी पत्रकारिता के सरोकारों की बात है तो ये बहुत व्यापक सरोकारों की पत्रकारिता थी। और मैं समझता हूं कि उपनिवेशवाद या शोषण के, आर्थिक लूट के जितने भी तरीके थे उनको खोलने, उनको बताने बहुत सरल भाषा में और जनता तक पहुंचाने कि हमें लूट कौन रहा है और किस तरीके से लूट रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। कि आर्थिक लूट का एक जो खुलासा था वो इन पत्रिकाओं ने, इनका पहला सरोकार था। दूसरा ये था कि स्वतंत्रता का जो भाव था, जो मुक्ति की आकांक्षा थी, वो मुक्ति की आकांक्षा व्यक्तिगत हो या सामूहिक आकांक्षा हो, जाहिर सी सामूहिक आकांक्षा थी वो, उस आकांक्षा को जन जन तक पहुंचा देना और मुक्त होने के लिए प्रेरित करना, ये एक सरोकार था उस पत्रकारिता का जो वो अभिव्यक्त कर रहे थे। तीसरी बात ये थी कि उनकी नजर, आप देखें स्त्री दर्पण जैसी पत्रिका को देखें या और भी पत्रिकाएं थी जो स्त्रियों को लेकर के लगातार, और यहां तक लेख उसमें मिलते हैं प्रतिबंधित पत्रिकाओं में कि वो साफ कहते हैं कि स्त्री की आजादी तब तक नहीं है जब तक उसके हाथ में पैसा नहीं है। यानी आर्थिक स्वतंत्रता की बात स्त्री के संदर्भ में प्रतिबंधित पत्रिकाएं 20वीं सदी के पहले दूसरे दशक में कर रही थी। और ये लगभग वही दौर है जब महादेवी चांद पत्रिका निकालती है और चांद पत्रिका की जो श्रृंखला की कड़ियां हैं उसमें ये सारी मुद्दे आ रहे थे, तो वो पत्रिकाओं में भी आ रहे थे। मजदूरों की बहुत सारी बातें हैं, मजदूरों के जीवन को लेकर के बातें हैं, उनकी मजदूरी को लेकर के बातें हैं। ये है मूल भाव जो पत्रिकाओं में है, सारी प्रतिबंधित पत्रिकाओं में है कि वो साम्राज्यवाद और सामंतवाद को लेके अनवरत विरोध में है, लगातार विरोध में है, वो विरोध दिखाया जाएगा। उसमें बहुत सारे, एक दिलचस्प किस्सा है कि इनको ये पकड़ने की बात की, पकड़ते कैसे हैं। बुंदेलखंड केसरी में एक व्यंग छपा है, उस व्यंग में एक अंग्रेज दरोगा है और 2 सिपाही हैं। अंग्रेज दरोगा ये कहता है कि कमबख्त ये बुंदेलखंड केसरी छपता कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हम बहुत परेशान हैं। उसमें एक अंग्रेज सिपाही ये कहता है कि साहब हमने सुना है कि ये किसी कुएं में छापा जाता है, व्यंग है, कुएं में छापा जाता है। दूसरा सिपाही कहता है कि नहीं साहब, मैंने तो ये सुना है कि ये किसी बड़े पेड़ की डाल में छापा जाता है बैठ करके, और जब ये छपता है तो इससे कबूतर की गुटरगू की आवाज आती है। तो बुंदेलखंड केसरी की संपादकीय में एक वाक्य है कि अभी तो हम आपके दांत खट्टे कर रहे हैं अंग्रेजों के, अब इसमें हम टाटरी मिला करके आपके दांत बिल्कुल खराब कर देंगे। तो इस तरह के व्यंग, चुटकुले, संवाद और चित्र ये सारे मिलते हैं। और अभी काम दरअसल
प्रतिबंधित उपन्यासों पर हुआ है, कहानियों पर हुआ है, पत्रकारिता पर काम हुआ है, कविता पर हुआ है, मगर अभी बहुत सारा साहित्य है जो ज्ञान से, मैं कहूँगा कि प्रतिबंधित तो व्याकरण की किताबें हुई हैं। अच्छा। और व्याकरण की किताबों में जब वो अनुप्रास का उदाहरण दे रहे हैं तो उसमें 2 पंक्तियां जो दोहे की या चौपाई की लिख रहे हैं, उसमें कहीं अंग्रेजों का विरोध झलक रहा है तो व्याकरण की पुस्तक प्रतिबंधित कर दी। ज्ञान के जितने भी रूप हो सकते हैं, जिस तरह से भी लिखे गए, उन किताबों को ढूंढ ढूंढ कर, देशेर कथा जो देश की बात नाम से मैनेजर पांडे जी ने जिसका संपादन किया है, एनबीटी से आई है, उस पुस्तक को देखना बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारा चित्त विजय कर लिया था। और चित्त विजय ये शब्द भी उस पुस्तक में ही आया है कि वो आए थे हमको आधुनिक बनाने और कह रहे थे कि आपको हम आधुनिक बनाने आए हैं, और पूरे मध्यकाल को डार्क एज घोषित करते हैं, अंधकार युग घोषित करते हैं। और वही हमारा सूत्र जो तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। और धीरे धीरे 90 के बाद की जो बात है, मेरे ख्याल से उस पर बातचीत कुछ करेंगे आप। 90 के बाद की जो पत्रकारिता है, दरअसल हम एक और ऐसे दौर में आ गए हैं जब हमें अंग्रेज पहले आधुनिक बनाने आए थे, आज हमें दूसरी मल्टीनेशनल्स कारपोरेट स्मार्ट बनाने आया है। और मैं ये कहता हूं कि मॉडर्न का अनुवाद आपके पास आधुनिक था, आधुनिकता थी, आधुनिकतावाद था। स्मार्ट शब्द का अभी तक मुझे किसी ने अनुवाद नहीं बताया कि क्या हो सकता है। यानी आपके अनुवाद करने की भी जो गुंजाइशें हैं वो किस तरह से कारपोरेट खत्म कर रहा है, और एक भाषा जो आ रही है वो भाषा आप ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें किसी दूसरे शब्द की आपके गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। आज के दौर में अखबार और सरकार के बीच में जो संबंध है, और अंग्रेजी राज में जब हम लोग कहा जाता है कि गुलाम थे, उस समय जो अखबारों में और अंग्रेजी राज में जो संबंध था, उसमें आप क्या किस तरह का समानताएं पाते हैं कि अंतर पाते हैं? मैं ये बताऊं कि आज की पत्रकारिता को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आज़ादी की पत्रकारिता जो है, उस दौर की जो पत्रकारिता है जी, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। और हो क्या रहा है कि हमारे इतिहास बोध पर लगातार हमले हो रहे हैं, हमारे इतिहास बोध को खराब किया जा रहा है, विकृत किया जा रहा है। इतिहास में सर्वाधिक युद्ध भी हो रहे हैं, होते रहे इतिहास में। तो एक तो ये बात है कि हम जब अतीत में जाएं तो ठीक ठीक इतिहास बोध के साथ जाएं, और अतीत में जाएं तो वहां से हम लाना क्या चाहते हैं। हमारा बहुत उजास भरा अतीत है और हमारे बहुत काम का अतीत है। हर दौर की चुनौतियों से जूझने के लिए हमको अतीत मदद करता है, इतिहास मदद करता है, बशर्ते उसको देखने की तमीज और सलाहियत हमारे पास होनी चाहिए। हम लाना क्या चाहते हैं। इस समय जो लाया जा रहा है दरअसल अतीत से, वो बहुत खतरनाक है। और अंग्रेजों में या साम्राज्यवाद की ये बात थी कि वो किसी भी तरह की एकता से डरते थे। 2 चीजों का भय उनको बहुत ज्यादा था, एक हमारी विविधता डाइवर्सिटी से, और एक हमारी एकता से, संगठित होने की। और हमारा एक समाज ऐसा था जो इसकी बुनावट ऐसी थी जिसको कहते हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया। जो हमारा ताना बाना था वो बहुत कसा हुआ, एक दूसरे को समझने वाला, एक इससे घबराते थे। उसकी ताकत 1857 में उन्होंने देख ली। इसके बाद उन्होंने कुछ शुरू किया। दूसरी बात हमारी डाइवर्सिटी, क्योंकि वो एक ऐसे देश से आए थे, ऐसे वतन से आए थे जहां बहुत सारी एकरूपताएं थी, रहने की, खाने की, पीने की, प्रकृति की, नेचर की, मगर हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत थी। इस डाइवर्सिटी को भी समझने में उनको बहुत समय लगा, बहुत दिक्कत आई समझने में, ये बात हुई। मैं ये कहता हूं कि आज फिर ये दोनों चीजें सबसे बड़े संकट के रूप में हैं, हमारी डाइवर्सिटी और हमारी जो एकता, ये दोनों खतरे, एकता का भाव है ये। मगर उस दौर में हमारे पास एक बहुत ही चमकती हुई, बहुत ही लड़ने वाली, साहसी, जोखिम उठाने वाली पत्रकारिता हमारे पास मौजूद थी, और लोग भी मौजूद थे। मगर आज ठीक उसके उलट है, क्योंकि हमारी पत्रकारिता दरअसल क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा बन चुकी है।
और क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा जब बन चुकी है तो वो हिस्सेदार है, और हिस्सेदार इस रूप में है कि उसको पैकेज के रूप में इतना पैसा मिल रहा है कि वो सारे जो सरोकार थे वो गौड़ हो गए हैं। तो जब आप पैसा ले रहे हैं तो आप वो बोल रहे हैं जो सत्ता चाहती है, और कोई भी सत्ता आज के समय चाहती है कि उसके जो मीडिया है जो वो कहे वो बोले। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम अनेक तरह के डर में जी रहे हैं। हमारे डर जो है वो अनेक तरह के, प्रत्येक व्यक्ति, सामूहिक डर भी और व्यक्तिगत डर भी। उन डरों के बीच में जब हम जी रहे हैं तो हम वो नहीं कह पा रहे हैं जो साहस के साथ कहा जाना चाहिए। इसलिए अभिव्यक्ति का संकट भी हमारे सामने है। वो सिर्फ लेखकों को नहीं है, वो सिर्फ कलाकारों को नहीं है, सेलिब्रिटीज को नहीं है, आम जन के बीच में ये संकट आ चुका है। और इस संकट ने सबसे बड़ी बात ये की है कि हम लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है, अपरिचय बढ़ाया है, अजनबीपन बढ़ाया है। और ये अजनबीपन, अपरिचय और ये जो झूठ का कारोबार है, जो अखंड पाखंड और झूठ का कारोबार पत्रकारिता कर रही है, वो दरअसल हमारी डाइवर्सिटी को भी खत्म कर रही है, हमारी एकता को भी खत्म कर रही है, और हमारा जो एक खूबसूरत गुलदस्ते जैसा जो समाज है, उस समाज को तितर बितर करने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा। पत्रकारिता से हम लोग का मतलब खाली लोगों की, पत्रकारिता से हम लोग का संदर्भ जो मुख्य धारा की मुख्य पत्रिकाएं हैं जिनका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में भी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो उस तरह का प्रतिरोध या सही मायने में जो पत्रकारिता का अर्थ है उसको चरितार्थ निश्चित तौर पे मुख्यधारा की पत्रकारिता हर समय रही है। आजादी के बाद लंबे समय में मुख्यधारा की पत्रकारिता रही है, मगर इसके साथ साथ विकल्प की पत्रकारिता भी रही है। छोटी छोटी पत्रिकाएं, लघु पत्रिकाओं का एक बड़ा आंदोलन हमारे देश में रहा है, हर भाषा में रहा है। आप साउथ से नॉर्थ तक जाइए या पश्चिम से आप पूरब तक जाइए, हर भाषा में छोटी छोटी पत्रिकाएं लोग अपने प्रयास से निकाल रहे हैं, आज की चुनौतियों को संबोधित कर रहे हैं, एकताबद्ध होने की बात कर रहे हैं, एक मंच बनाने की बात कर रहे हैं, उस मंच से अपनी बात कहने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक आशावादी स्वर में, उम्मीद भरे स्वर में, कि हर दौर बीतता है। और हम ये कह सकते थे कि आज की तारीख में कह सकते हैं कि किस दुनिया के सपने देखे, किस दुनिया में पहुंचे, मगर जो स्वप्न हमारे पास था, जो आइडिया ऑफ इंडिया हमारे पास था, जो भारत की संकल्पना हमारे पास थी, उस संकल्पना को बनाने ने पत्रकारिता की दुनिया ने बड़ी मदद की, सपने दिखाए हैं। और वो स्वप्न आज भी हमारे पास है, वो कलेक्टिव स्वप्न है, वो एक अच्छे हिंदुस्तान का स्वप्न है, ये भाईचारे का स्वप्न है, एक खुशहाल समाज का स्वप्न है, एक युवा पीढ़ी को अच्छी प्रकृति, अच्छी दुनिया सौंपने का स्वप्न। ये स्वप्न तो जिंदा है, और उस स्वप्न के लिए बड़े लड़ाइयां छोटे रूप में हैं, मगर लड़ी जा रही है, और ये लड़ी जाएंगी। और मैं समझता हूं कि पत्रकारिता की वो जो वैकल्पिक धारा है, वो धारा एक दिन अपना असर दिखाएगी और हम जीतेंगे, ये कह सकते हैं, और इन सभी संकटों से हम पार